नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एचआर बायोलॉजी क्लासेस में। आप लोगों ने परागकण की संरचना पढ़ ली, बीजांड की संरचना पढ़ ली, पुष्प की संरचना पढ़ ली, लेकिन आप लोगों का एक चीज़ रह गई है, परागकोश की संरचना। परागकोश की अनुप्रस्थ काट। तो परागकोश की अनुप्रस्थ काट कैसी होती है, इसमें कौन कौन चीज़ें पाई जाती हैं, लघु बीजांडधानी क्या होती है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को आज एक वीडियो आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज आप लोगों की क्लास। देखिए, आपका आज का टॉपिक रहेगा परागकोश की अनुप्रस्थ काट। क्या रहेगी बच्चों आपकी? परागकोश की अनुप्रस्थ काट। तो परागकोश क्या होता है, आप लोगों को मैंने बताया था कि मैंने एक आपको पुष्प बनाया था। पुष्प के आप लोगों को मैंने 4 भाग बताए थे। पहला आप लोगों को बताया मैंने बाह्यदलपुंज, दूसरा क्या है दलपुंज, तीसरा आप लोगों का पुमंग, चौथा आपका जायांग। तो पुमंग में आप लोगों को बताया था मैंने, पुमंग की जो एक कोश की रचना होती है, जो पुमंग होता है, पुमंग की एक संरचना को अपन क्या बोलेंगे पुंकेसर। पुंकेसर को पौधे का क्या बोलते हैं नरजननांग, ठीक है। दूसरी मैंने आपको बताया स्त्री के शरीर क्या बताया मैंने आप लोगों को अंडप, स्त्री का शरीर अंडप। तो आज आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं परागकोश की संरचना। तो पहले आप लोग देख लीजिए कि जो पुंकेसर होता है, तो देखिए ये होता है आप लोगों का पुंकेसर। ये क्या होता है पुंकेसर। और पुंकेसर में आप लोगों को क्या बताया था, ये आपके क्या होता है परागकोश। क्या होता है परागकोश, ठीक है। और ये क्या होता है पुतंतु, ठीक है, या तंतु बोल लो, फिलामेंट, ठीक है। और ये क्या होता है आप लोगों का संयोजी। क्या होता है संयोजी। तो मैंने आप लोगों को बताया था जो परागकोश होता है बेटा, ये कौन सा, ये वाला, ये परागकोश होता है। परागकोश और जो पतंतु होते हैं ये कैसे जुड़ा होता है, सीधा आप लोगों का अंडाशय से। ये कैसे जुड़ा होगा आप लोगों का अंडाशय से जुड़ी वाली रचना होती है। तो परागकोश में आप लोगों को ध्यान रखना है कि परागकोश होता है, परागकोश एक पाली के द्वारा, एक संयोजी के द्वारा, एक रचना के द्वारा क्या होता है आप लोगों का, यानी पूरे परागकोश को जो पाली होती है बीच वाली, ये क्या करती है दो भागों में बांटने का काम करती है। तो जो परागकोश होता है, परागकोश एक संयोजी, एक रचना के द्वारा, एक ऊतक के द्वारा, ये आप लोगों का ऊतक होता है, इसे बोलते हैं संयोजी। और ये कैसा होगा आप लोगों का बंद ऊतक होता है, क्या होगा बंद ऊतक। तो यानी एक संयोजी के द्वारा परागकोश आप लोगों का 2 भागों में बट जाता है। कितने भागों में बट गया? 2 भागों में। तो एक परागकोश संयोजी ऊतक के द्वारा 2 भागों में बट जाता है। और इन्हीं दोनों भागों को अपन बोलते हैं एंथरपाली। क्या बोला बेटा इसे? एंथरपाली। इसे क्या बोलेंगे? एंथरपाली, ठीक है। तो जो परागकोश होता है, परागकोश एक संयोजी के द्वारा 2 भागों में बट जाता है। इन दोनों भागों को, दोनों पालियों को अपन क्या बोलेंगे एंथरपाली कहते हैं। और इसकी एक पाली होती है, इसकी आप लोगों की एक पाली होती है। इसकी एक पाली में आप लोगों की 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। एक पाली में कितने होते हैं? 2 कोष्ठ। यहाँ मैं बना रहा हूँ, एक पाली में कितने होते हैं आपके? 2 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। और इन्हीं कोष्ठों को अपन क्या बोलेंगे लघु बीजाणुधानी। क्या बोलेंगे? लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी। इसका एक और नाम इससे बोल सकते हैं परागधानी, इसे बोल सकते हैं परागधानी, ठीक है। तो देखिए, तो ये क्या परागकोश, परागकोश एक संयोजी के द्वारा आप लोगों का यानी 2 भागों में बटा होता है, दोनों पालियों में बटा होता है। दोनों पालियों को क्या बोले आप लोग? परागधानी, यानी आप लोग क्या बोलेंगे एंथरपाली बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे? एंथरपाली बोलते हैं। प्रत्येक एंथरपाली में, प्रत्येक यंत्रपाली आप लोगों के 2 यानी कोष्ठ पाए जाते हैं, 2 यानी गोलाकार रचना पाई जाती है। दोनों गोलाकार रचनाओं को क्या बोलेंगे आप लोग? यानी लघु बीजाणुधानी या परागधानी बोला जाता है। तो यानी एक यंत्रपाली में कितनी होती है आप लोगों की? 2 लघु बीजाणुधानी। और इन्हीं लघु बीजाणुधानी में आप लोगों के परागकणों का निर्माण होता है। इन्हीं लघु बीजाणुधानी में यानी बारीक यानी छोटे छोटे कणों के रूप में आपके परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें? लघु बीजाणुधानी में क्या भरे होते हैं? इसमें परागकण होते हैं। इसमें क्या होते हैं? ये असंख्य क्या होते हैं इसमें परागकण पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, वो क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, यानी एक परागकोश में कितने यानी लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानी पाई जाती है? कितनी पाई जाती है आप लोगों की? इसमें कितनी होती है? एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी। कितनी होती है? एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं। और जो चारों लघु बीजाणुधानियां होती हैं, अगर पूछेगा आप लोगों को जी एक पाली में, परागकोश की एक पाली में कितनी लघु बीजाणुधानी होती हैं? तो 2। एक पाली में कितनी, देखो एक पाली में कितनी आप लोगों की? 2, 1 2,
और इसे एक पाली में कितनी है 2, तो 2 2 मिला कितनी हो गई 4, यानी एक परिपक्व परागकोश के अंदर आपकी 4 लघु अर्धानी पाई जाती हैं। और परागकोश में आप लोगों को 2 पालियां होती हैं, प्रत्येक पाली में 2 लघु अर्धानी, तो 2 2 मिला कितनी हो गई 4। अब आपसे पूछेगा कि जो पाली होती हैं यानी पालियों में लघु बीजाणुधानी कौन से क्रम में पाई जाती हैं, तो ध्यान रखना ये इनकी जो स्थिति होती है ये होती है आप लोग लंबवत दिशा में। कैसे होती है लंबवत, देखिए लंबवत जो पालियां होती हैं, एक आप लोगों को दिख रही है ये लघु बीजाणुधानी आप लोग एक ऊपर है, इसी के ठीक नीचे एक और है, ये कैसे हो गई लंबवत। कैसे होती है लंबवत, ऐसे पाई जाती है ये आप लोग कुछ होती है लंबवत, ऐसे पाई जाती है लघु बीजाणुधानी। ठीक है, तो ध्यान रखना यानी एक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी, तो दोनों पाली में कितनी हो गई 2 लघु बीजाणुधानी। ठीक है, अब देखिए तो इसे क्या बोलेंगे द्विकोष्ठीय। ये जो परागकोश होता है, जो परागकोश 2 पालियों में बटा होता है, जो परागकोश देखो जो परागकोश 2 पालियों में बटा होता है उसे द्विकोष्ठी कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे द्विकोष्ठी। तो जब एक परागकोश एक संयोजी के द्वारा 2 भागों में 2 पालियों में बट जाता है तब इसे बोलेंगे द्विकोष्ठीय परागकोश। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है आप लोगों का यानी एक ही कोष्ठ पाया जाता है। क्या होगा कुछ मान लीजिए ये मान लो मैं बना रहा हूँ ये कौन सा ये पुंकेसर, ठीक है परागकोश बन गया। ये कौन सा आप लोगों का नहीं ऐसे बना ये है, ठीक है ये आपका पुंकेसर है। ठीक है, और इस प्रकार के पुंकेसर में आप लोग देख रहे होंगे इसमें बीच में से कोई पार्टीशन नहीं है, कोई संयोजी नहीं है, तो ध्यान रखना इसे बोलेंगे आप लोग एक कोष्ठीय। तो ऐसा परागकोश जिसमें यानी बीच में पार्टीशन नहीं होता है, बीच में कोई संयोजी यानी ऊतक नहीं होता, कोई डिवाइडर नहीं होता है, तब ऐसे को अपन क्या बोलेंगे एक कोष्ठीय। तो यानी ऐसा परागकोश जिसमें केवल एक पाली होती है, उसे क्या बोलेंगे उसे एक कोष्ठी परागकोश कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे एक कोष्ठी परागकोश कहते हैं। ध्यान रखना आप लोग, यानी मैंने क्या बोला है जो परागकोश 2 पालियों में बटा होता है यानी ऐसा परागकोश जो 2 पालियों में बटा होता है उसे क्या बोलेंगे बोलो द्विकोष्ठी परागकोश। और जो द्विकोष्ठी परागकोश होते हैं उनमें आप लगभग अर्धानी आपकी 4 होते हैं। ध्यान रखना यानी जिन परागकोशों में यानी परागकोशों के बीच में से आपका पार्टीशन होता है, 2 पालियां पाई जाती हैं, 2 पालियों वाले परागकोश में आपकी कितनी लघु अर्धानी होती है 4 लघु अर्धानी पाई जाती हैं। और जिनमें एक ही पाली होती है, बीच में से कोई 2 पार्टीशन नहीं होते हैं, उनमें क्या होती है आप लोगों की यानी उन्हें बोलेंगे एक कोष्ठी। क्या बोलेंगे उसे एक कोष्ठी परागकोश। और जिनमें 2 पालियां होती हैं क्या बोलेंगे द्विकोष्ठी परागकोश। तो द्विकोष्ठी परागकोश में कितनी पालियां होती, कितनी लघु अर्धानी होती हैं 4। यहां लिखता हूं मैं कितनी होती हैं 4 लघु अर्धानी। और जो आप लोगों के एक कोष्ठी परागकोश होता है इसमें कितनी होती हैं 2 लघु अर्धानी। कितनी होती हैं 2 लघु बीजाणुधानी। कितनी पाई जाती है 2 लघु अर्धानी पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है कुछ परागकोश ऐसे होते हैं, कुछ परागकोश कैसे होते हैं देखो ऐसा परागकोश जिसमें ऐसा पुंकेसर बोलो एक मिनट, ऐसा पुंकेसर जिसमें परागकोश का निर्माण नहीं होता, ऐसा पुंकेसर जिसमें परागकोश का निर्माण नहीं होता है उसे क्या बोलेंगे उसे बंध्य पुंकेसर कहते हैं। उसे क्या बोले बंध्य पुंकेसर कहते हैं। देखो आपके सामने 3 चीजें दिखाई दे रही हैं। देखो कितनी चीजें दिखाई दे रही हैं 3 दे रही हैं। देखो पहले आप देखिए
ऐसा परागकोश, देखो ऐसा परागकोश जो दो पालियों में बटा होता है उसे क्या बोलेंगे, दो कोष्ठीय परागकोश। और ऐसा परागकोश जिसमें क्या हुआ, केवल एक पाली पाई जाती है, केवल एक ही पाली, तो कितनी होंगी, तो उसे बोलेंगे एक कोष्ठी यानी दो लघु अंडधानी, एक और दो कितनी होती है, दो लघु अंडधानी, कितनी होगी, दो लघु अंडधानी। ठीक है। कुछ परागकोश यानी कुछ पुंकेसर, यानी कुछ पुंकेसर ऐसे होते हैं जिनमें क्या होगा, ऐसे पुंकेसर जिसमें परागकोश का निर्माण होता ही नहीं, इसमें परागकोश का निर्माण होता नहीं है, उसे बोलेंगे आप लोग क्या, बंध्य पुंकेसर। उसे क्या बोलेंगे, बंध्य पुंकेसर। ध्यान रखना, उसे क्या बोलेंगे, बंध्य पुंकेसर। तो आपके तीन प्रकार के होगा परागकोश, दो एक कोष्ठीय इसमें चार लघु अंडधानी होती है, एक आपका एक कोष्ठीय इसमें दो लघु अंडधानी होती है। ऐसा परागकोश है जिसमें परागकोश होता है नहीं, ऐसा पुंकेसर जिसमें परागकोश होता है नहीं, उसे क्या बोलेंगे आप लोग, बंध्य पुंकेसर। इसे क्या बोलेंगे, बंध्य पुंकेसर। और बंध्य पुंकेसर में यानी एक भी लघु अंडधानी नहीं पाई जाती है। ठीक है। तो ये क्या आप लोग की एक परागकोश की अनुप्रस्थ काट, ये क्या होती है, परागकोश की अनुप्रस्थ काट होती है। ठीक है। तो ये आप लोगों को पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए हैं। ठीक है। चल अब देखो, अब क्या होगा आप लोगों का, परागकोश की अनुप्रस्थ काट, परागकोश की अनुप्रस्थ काट। अब देखो, अब आप लोग बताएंगे लघु अंडधानी जो होती है, जो लघु अंडधानी होती है, मैंने आप लोगों को चार बताई हैं, चार लघु अंडधानियों की जो संरचना होती है उनमें इनका विकास कैसे होता है। जो लघु अंडधानी आप लोगों की चार होती हैं उनमें से केवल मैं आप लोगों को एक बताऊंगा, यानी एक लघु अंडधानी की आप लोग संरचना देखेंगे तो उसमें कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं। ठीक है। और परागकोश का जो विकास होता है वो कैसे होता है, लघु अंडधानी का विकास कैसे होता है, देखिए। चलो देखो, अब देखो जो परागकोश होता है वाला, इसमें आप लोगों की कितनी लघु अंडधानी है, चार लघु अंडधानी। तो जब परागकोश का निर्माण होता है, आप लोग ध्यान रखें, जब परागकोश का निर्माण होता है, जब परागकोश अपरिपक्व होता है, क्या होता है, जब परागकोश में ना तो लघु अंडधानी है ना इसमें यानी अंतरपाली कुछ भी नहीं है, जब परागकोश नया नया बनता है तो परागकोश होता है, जो पुंकेसर होता है, इस पुंकेसर पर कोशिकाओं का क्या होता है, गुच्छा बन जाता है। क्या होता है, समान कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब परागकोश अपरिपक्व अवस्था में, जब परागकोश अपरिपक्व अवस्था में होता है तो यह एक सजात कोशिकाओं का गुच्छा बनाता है, उसे बीजाणु जनन ऊतक कहते हैं। देखो ध्यान रखना, आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि बीजाणु जनन ऊतक किसे कहते हैं। ये आप लोगों का मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है। से ये मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्या पूछेगा, बीजाणु जनन ऊतक या बीजाणु जनन ऊतक क्या होता है। तो बीजाणु जनन ऊतक क्या होता है, जब परागकोश में यानी परागकोश का निर्माण नहीं हुआ है, पुंकेसर से आप लोगों का परागकोश बनता है, जब बनने की स्थिति होता है जब परागकोश अपरिपक्व, कौन सा है, जब परागकोश कैसा आप लोगों का अपरिपक्व, जब परागकोश अपरिपक्व अवस्था में होता है तो यानी क्या होता है, आप लोगों का कोशिकाओं का एक गुच्छा बनता है। क्या बनता है, कोशिकाओं का, यानी सजात कोशिकाओं का, कौन सा, समान कोशिकाओं का एक गुच्छा बन जाता है। इस गुच्छे को क्या बोलेंगे, बीजाणु जनन ऊतक कहते हैं। और इसी बीजाणु जनन ऊतक से आप लोगों को क्या होता है, परागकोश का निर्माण होता है। तो सबसे पहली जो अवस्था होती है परागकोश के निर्माण की, जो पहली अवस्था होती है वो कौन सी है, बीजाणु जनन ऊतक होता है। तो बीजाणु जनन ऊतक क्या होता है आप लोगों का, यानी जब परागकोश अपरिपक्व अवस्था में होता है तो क्या होगा, यानी सजात पुष्प यानी सजात कोशिकाओं का एक गुच्छा बनता है, उसे क्या बोले आप लोग बीजाणु जनन ऊतक कहते हैं। फिर बीजाणु जनन ऊतक क्या करेगा, बीजाणु जनन ऊतक क्या करेगा, यानी धीरे धीरे यानी वृद्धि करने के बाद क्या करेगा, ये परिपक्व परागकोश का निर्माण करता है। और एक परिपक्व परागकोश के अंदर फिर क्या होगा आप लोगों की, धीरे धीरे आपके 4 लघु अंडधानियों का निर्माण होता है। और इन्हीं लघु अंडधानियों के अंदर आपका क्या होगा, लघु बीजाणु यानी परागकणों का निर्माण होता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने क्या देखी, एक परिपक्व
परागकोश की अनुप्रस्थ काट, यानी परागकोश होता क्या है, बीजाणुजनक ऊतक क्या होता है, ठीक है। परागकोश आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो परागकोश मैंने आप लोगों को बताया, यानी द्वि कोष्ठीय, एक कोष्ठीय और बंद परम पुंकेसर, ठीक है। तो ये आप लोगों के तीनों हैं, आप लोग 2 नंबर को समझ सकते हैं, ठीक है। अब अपन लोग पढ़ने वाले हैं कि यानी लघु बीजाणुधानी, जो एक परिपक्व परागकोश की लघु बीजाणुधानी होती है, इसकी संरचना दिखाई कैसे देती है। एक परिपक्व परागकोश में जो लघु बीजाणुधानी पाई जा रही है, इन लघु बीजाणुधानी में कौन कौन सी परत होती है, कौन सी नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए अपन लोग क्या करेंगे, अब लघु बीजाणुधानी की संरचना को समझते हैं। इसे साफ कर दूं, ठीक है, मैं केवल इसको साफ कर रहा हूं, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बीजाणुजनन ऊतक की अलग से परिभाषा है 2 नंबर की, ठीक है। प्रत्येक पॉइंट आप लोगों का 2 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए, ठीक है। चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे साफ कर रहा हूं। बस इतना ही बहुत है, पूरा कर दूं, ठीक है। चलिए मैं पूरा ही कर देता हूँ साहब इससे, चल। अब अपन लोग पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी की संरचना, कि लघु बीजाणुधानी होते क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, आप लोग देखिए। तो मैंने क्या बताया, देखो लघु बीजाणुधानी क्या बताया मैंने आप लोगों को, मैंने ये आपका क्या होता है, मान लीजिए ये एक बना रहा हूं मैं पुंकेसर, ठीक है। ये आप लोगों का क्या है, एक परिपक्व जो पुंकेसर होता है आप लोगों का, इसकी अनुप्रस्थ काट मैंने बनाने की कोशिश की यहाँ पर। इसमें क्या बने होते हैं आपके पराग कण, ठीक है। क्या बने होते हैं इसमें पराग कण। देखिए ये आप लोग का एक पुंकेसर को जब काटेंगे अपन लोग, तो ये वाली जो संरचना आप लोगों को मैंने बता दी है कि कितनी पालियां होती हैं, क्या होता है इसमें, कितनी लघु बीजाणुधानी होती हैं, ठीक है। परागकण कहाँ पाए जाते हैं, लघु बीजाणुजनन ऊतक क्या होता है, 2 कोष्ठी क्या होता है, 1 कोष्ठी क्या होता है, बंद पुंकेसर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं थोड़ी देर पहले ही। अब आप लोग देखेंगे कि ये जो रचना बनाई है मैंने, देखो ये जो मैंने रचना बनाई है, इसका नाम क्या है बेटा, इसे बोलेंगे लघु बीजाणुधानी। इसे क्या बोलेंगे, लघु बीजाणुधानी। और इसी लघु बीजाणुधानी को मैं यहाँ पर बना करके आप लोगों को डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो अपना डायग्राम के माध्यम से समझेंगे लघु बीजाणुधानी क्या होती है, ठीक है। ये आपकी तैयार हो गई बनके एपिडर्मिस, यानी परागकोश की जो बाहर की परत होती है बेटा, लघु बीजाणुधानी की जो बाहर की परत होती है आपकी बनके तैयार हो चुकी है। ठीक है, ये आपकी बन गई बाह्य त्वचा एपिडर्मिस। अब मैं बनाने वाला हूँ अंत त्वचा, एंडोथीशियम बोलते हैं जैसे। साथ ही साथ डायग्राम बनाना भी सीख लें। ये जो परत बना रहा हूं मैं, ये आपकी बन रही है एंडोथीशियम, अंतःभित्ति। ठीक है, क्या बन रही है, अंतःभित्ति। चलिए, अभी क्या थोड़ी सी लाइट की दिक्कत आ गई थी, लाइट चली गई थी, इस चक्कर में क्या आप लोगों की थोड़ी सी वीडियो गड़बड़ हो गई अपनी। चलिए शुरुआत दोबारा करते हैं। ये जो मैं क्या बना रहा हूँ, ये बेटा आपकी बन रही है, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, इसे बोलते हैं बनो एंडोथीशियम पर जो परत बना रहा हूँ वो वाली बन रही है। ठीक है, ये बन गई। अब आप लोग बनाऊंगा मैं
ये जो परत बन रही है ये आपका है मध्य स्तर, ठीक है। ये आप लोगों की बन रही है मध्य स्तर, बन रहा है आप लोगों का मध्य भित्ति बोल सकते हैं इसे। ये आपकी बन गई मध्य भित्ति। और जो मैं ये बना रहा हूँ आपकी पराग मात्र कोशिका। इसका नामांकन कर दूं पहले, इसे बोलो बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, इसे बोलेंगे बोलो अंतःभित्ति, इसको बोलते हैं एंडोथीशियम, ठीक है, एंडोथीशियम, ठीक है। इसका भी नाम लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन, एपिडर्मिस बोलते हैं इसको, एपिडर्मिस, ठीक है, इसका बोलते हैं एपिडर्मिस। और इसे बेटा बोलेंगे बोलो मध्य स्तर या मध्य भित्ति। मध्य स्तर। और ये जो लास्ट वाला है इसे बोलेंगे हम टैपिटम, इसका बोलेंगे टैपिटम। और ये जो कोशिका आप लोग दिख रही हैं इसे बोलेंगे लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इसका बोला लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। लिख दूं चित्र का नाम नीचे। एक परिपक्व लघु बीजाणुधानी की लंबवत काट। चलिए ये आपका डायग्राम बनकर तैयार हुआ है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने। जो लघु बीजाणुधानी आप लोगों को 4 दिख रही है बेटा, कौन सी है? 4 लघु बीजाणुधानी आप लोगों को जो दिख रही है, ये 4 लघु बीजाणुधानी हैं, दोनों लंबवत दिशा में है। जब इसको अपन लंबाई में ऐसे काट के देखेंगे, इसको जब इसकी काट के देखेंगे, जब इसे लघु बीजाणुधानी को काट के देखेंगे, इसकी यानी 4 और 4 पर दिखाई देती हैं। तो लघु बीजाणुधानी को बड़ा करके मैंने यहाँ दिखा दिया है। ये जो 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं, चारों लघु बीजाणुधानियों में से एक मैंने जो डायग्राम आप लोग बनाया है, तो इस प्रकार की जो लघु बीजाणुधानी होती है ये यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये क्या आप लोगों की लघु बीजाणुधानी की लंबवत काट है। अब लघु बीजाणुधानी लंबवत काट में कौन कौन सी दिखाई दे रही हैं, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? तो लघु बीजाणुधानी जो होती है बेटा, इसके चारों ओर 4 परत पाई जाती है। कितनी होती हैं? 4 परत होती हैं। पहली आप लोगों की बाह्य त्वचा, दूसरी अंतःभित्ति, तीसरी मध्य स्तर और चौथी
टैपिटम। तो लघुबीजांड धानी जो होती है, लघुबीजांड धानी के चारों ओर 4 परत पाई जाती हैं और चारों परतें कैसी होती हैं आप लोगों की मैं बताता हूँ बारी बारी से सबको। देखिए अब देखिए जो लघुबीजांड धानी होती है, लघुबीजांड धानी बाहर से एक कोशिका मोटी एक पतली परत के द्वारा क्या होती है, घिरी रहती है। ये आप लोग क्या है, लघुबीजांड धानी की सबसे बाहर की परत है, बिल्कुल पतली है, एक कोश की है। तो लघुबीजांड धानी एक कोशिकीय यानी पतली परत के द्वारा यानी क्या होती है, घिरी होती है। और ये जो परत होती है जब परागकोश ये सूख जाता है, जब परागकोश परिपक्व होता है, जब सूख जाता है तो सूखने के बाद ये परत भी क्या होती है, परागकोश के साथ में सूख जाती है। क्या हुई, ये भी सूख जाती है। तो ये कैसे आप लोगों की एक कोशिकीय पतली परत होती है, इसे अपन क्या बोलेंगे, बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस कहा जाता है। तो परागकोश की यानी लघुबीजांड धानी की सबसे बाहर की परत एक कोश की मोटी पतली परत होती है, जिसे अपन क्या बोलेंगे, बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है। अब एपिडर्मिस के ठीक नीचे देख लो, एपिडर्मिस के ठीक नीचे बेटा क्या होगा आपकी, यानी एक स्तंभाकार यानी खंभे के आकार की लंबी लंबी कोशिकाओं की एक परत और पाई जाती है। यानी बाह्य त्वचा के ठीक नीचे लंबी यानी स्तंभाकार कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है, एक मोटी परत होती है। इस मोटी परत को अपन क्या बोलेंगे, अंतःभित्ति यानी एंडोथीशियम परत कहते हैं। तो दूसरी कौन सी आप लोगों की, एंडोथीशियम परत कहते हैं। इसमें जगह जगह स्थूलन पाया जाता है, जगह जगह क्या बोलूँगा, स्थूलन पाया जाता है, कहीं मोटी कहीं पतली होती है, उसे स्थूलन कहते हैं। तो जगह जगह स्थूलन पाया जाता है जो परागकोश के स्फुटन, जब परागकोश फटता है तो उसके फटने में बेटा सहायता करती है, मदद करती है। तो परागकोश के स्फुटन में फटने में मदद कौन करती है, यानी अंतःभित्ति यानी एंडोथीशियम परत करती है, क्योंकि इसमें क्या बोलूँगा, स्थूलन पाया जाता है। ठीक है। तो होती है। तो बाह्य त्वचा हो गई, बाहर की परतों को बाह्य त्वचा बोलेंगे, ये परागकोश सूखने के साथ में सूख जाती है। बाह्य त्वचा के ठीक नीचे लंबी और मोटी स्तंभाकार खंभे के आकार की कोशिकाओं की एक परत होती है, उस परत का नाम है एंडोथीशियम यानी अंतःभित्ति कहते हैं। अंतःभित्ति क्या होती है, इसमें जगह जगह स्थूलन होता है जो परागकोश के स्फुटन यानी फटने के लिए सहायता करती है। ठीक है। अगली आगे जो स्तर आती है, जो परत आती है बेटा, वो कौन सी होती है, मध्य स्तर। यानी अंतःभित्ति के ठीक नीचे देख लो, अंतःभित्ति के ठीक नीचे बाह्य त्वचा हो गई, अंतःभित्ति जो कौन सी आप लोगों की, अंतःभित्ति के ठीक नीचे 2 से 3 कोशिका मोटी, क्या बेटा, 2 से 3 कोशिका मोटी एक परत पाई जाती है। क्या होता है, 2 से 3 कोशिका मोटी एक परत पाई जाती है, जिसे अपन कहते हैं, आप लोग क्या बोलेंगे, मध्य स्तर या मध्य परत या मध्यभित्ति। क्या बोलेंगे उसे, मध्यभित्ति। ठीक है। तो अंतःभित्ति के ठीक नीचे 2 से 3 कोशिका मोटी, यहाँ देख लो 1 2 3 यानी 1 से 2 यानी 3 कोशिका मोटी क्या होती है मैं बता देता हूँ। अगर आप लोग यानी ऐसी मैंने परत बनाई है, ये हुई एक कोशिका मोटी, कौन सी होगी बेटा, ये एक कोशिका मोटी परत हो गई। इसके ऊपर मैं एक और बना दूँ, ये आपकी कौन सी हो गई, 2 कोशिका मोटी। ठीक है। अगर मैं 3, इसमें 3 स्तर हैं तो ये कौन सी आप लोगों की, 3 कोशिका मोटी, कौन सी होगी आप लोगों की, 3 कोशिका मोटी। तो 3 कोशिका मोटी या 1 कोशिका मोटी परत क्या होती है, यानी एक परत पे दूसरी परत पे तीसरी परत। तो ये जो भित्तियाँ थी, ये जो आप लोगों की दोनों ऊपर वाली भित्तियाँ थी, बाह्य त्वचा और अंतःभित्ति, ये एक कोश की परत थी। कौन सी थी, इनमें 1 कोशिकाएं थी, लेकिन ये कैसे आप लोगों की, यानी 2 से 3 कोशिका मोटी। ठीक है। 1 कोशिका, फिर 2, फिर 3, यानी 2 से 3 कोशिका ऐसी मोटी परत पाई जाती है, उसे क्या बोलेंगे आप लोग, यानी मध्य स्तर इसे कहा जाता है। इसे क्या बोलेंगे, इसे मध्य स्तर कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्या आता है आप लोगों का, सबसे अंत में अब आती है कौन सी, लास्ट वाली बेटा, 3 हो गई आपकी, 3 हो गई। सबसे बाहर की बाह्य त्वचा, नीचे क्या आप लोगों की अंतःभित्ति, उससे नीचे के आपके मध्य स्तर, और सबसे भीतरी परत, सबसे अंतिम परत जो वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है, वो आपकी कौन सी है, टैपिटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो यानी परागकोश की यानी लघुबीजांड धानी की सबसे जो भीतर की परत होती है, सबसे जो अंदर की परत होती है, यह परत आप लोगों की घने जीव द्रव्य वाली, इसका जीव द्रव्य यानी घना होता है, सघन होता है और बहुगुणित होती है। ठीक है। तो यानी लघुबीजांड धानी की सबसे भीतरी परत जो घने जीव द्रव्य सघन जीव द्रव्य वाली होती है, जो बहुगुणित होती है, उसे अपन क्या बोलेंगे, टैपिटम कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, टैपिटम क्या है, यानी परागकण की भित्ति के निर्माण में टैपिटम की क्या भूमिका होती है। तो अलग से इसका क्वेश्चन बनता है टैपिटम वाला, टैपिटम क्या, इसके कार्य बताइए। तो टैपिटम क्या होती है, लघुबीजांड धानी की सबसे भीतरी परत घने और सघन जीव द्रव्य वाली होती है और बहुगुणित होती है, उस परत को अपन क्या बोलेंगे, टैपिटम कहते हैं। तो क्या होगा आप लोग, लघुबीजांड धानी की सबसे भीतरी परत को टैपिटम कहा जाता है। जो टैपिटम परत होती है
यह बहुगुणित होती है, घने जीवद्रव्य वाली होती है, सघन कोशिका वाली होती है। ठीक है, इसे क्या बोलो टेपिटम कहते हैं। अब पूछेगा टेपिटम का कार्य क्या होता है, टेपिटम का कार्य क्या होता है, तो आप लोग यहाँ देख लीजिए टेपिटम का कार्य। तो टेपिटम आप लोग पूछेगा बेटा, वो टेपिटम के कार्य, टेपिटम के कार्य, तो टेपिटम के जो मुख्य कार्य होते हैं वो 2 कार्य होते हैं। कितने होते हैं टेपिटम के आपके 2 कार्य होते हैं। और 2 कार्य कौन से होते हैं मैं बताया था यहाँ पर। यानी टेपिटम का जो पहला कार्य होता है आप लोगों का वो होता है पराग कणों को पोषण देना। ठीक है, पराग कणों को पोषण देना, पराग कणों को पोषण देना। तो ध्यान रखना, यानी टेपिटम जो परत होती है इसका मेन जो काम होता है वो होता है आप लोगों का यानी पराग कणों को पोषण देना। ठीक है, पराग कणों को पोषण देना। ठीक है, दूसरा आपको होता है पराग कणों की एक्जाइन बोले तो बाह्यचोल, एक्जाइन बोलते बाह्यचोल का निर्माण करना, एक्जाइन बोले बाह्यचोल का निर्माण करना। अब देखो, तो मेन जो इसमें पॉइंट आप लोगों का आता है यानी पराग कणों के जो पोषण देने वाली रचना होती है वो कौन सी होती है, टेपिटम होती है। तो पराग कणों को पोषण कौन देता है आप लोगों का, टेपिटम देता है। आप लोग ध्यान रखें, तो पराग कणों को पोषण देने वाली रचना आप लोगों की टेपिटम होती है। और जो पराग कणों को मैंने आप लोगों को उसने बताया था कि पराग कण का जो बाहरी आवरण होता है कठोर होता है, स्पोरोपोलिन का बना होता है, वो आपका कैसा होता है, वो टेपिटम के द्वारा ही कठोर होता है। अब कैसे होता है बताता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैंने टेपिटम क्या है, तो यानी लघुबीजाणु धानी की, मैं दोबारा से बताता हूँ इसको। लघुबीजाणु धानी की सबसे बाहरी परत पतली होती है, एक कोश की होती है, उसे क्या बोलेंगे, बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा के ठीक नीचे लंबी स्तंभाकार कोशिकाओं की एक परत और पाई जाती है, क्या बोले आप लोग, एंडोथीशियम या अंतभित्ति कहते हैं। अंतभित्ति के ठीक नीचे 2 से 3 कोशिका मोटी या 1 से 3 कोशिका मोटी एक परत पाई जाती है, इसे क्या बोले आप लोग, मध्य स्तर कहते हैं। ठीक है, मध्य स्तर के ठीक नीचे यानी टेपिटम क्या होता है, मध्य स्तर के ठीक नीचे एक परत और पाई जाती है जो घने जीवद्रव्य वाली और बहुगुणित यानी कोशिकाओं वाली परत होती है, जिसे अपन क्या बोलेंगे, टेपिटम कहते हैं। ठीक है, तो यानी लघुबीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत को क्या बोलते हैं बोलो, टेपिटम कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं बोलो, टेपिटम कहते हैं। टेपिटम के 2 कार्य होते हैं, क्या बोलते हैं, 2 कार्य होते हैं, मैंने बताया यहाँ पर। पहला आपका पराग कणों को पोषण देना, पराग कणों को पोषण देना। दूसरा होता है पराग कणों की एक्जाइन का या बाह्यचोल का निर्माण करना। तो एक्जाइन जो पराग जो बाह्यचोल होता है उसका निर्माण होता है कैसे, वो देख लो। तो पहली बात क्या होता है आप लोगों को ध्यान रखना कि लघुबीजाणु धानी जो होती है इसके अंदर की परत टेपिटम होती है। टेपिटम के अंदर ही आपकी कौन सी होती है, मैंने आप लोगों को यहाँ लिखा है, यहाँ देखो, लघुबीजाणु मात्र कोशिका। लघुबीजाणु मात्र कोशिका इसमें बहुत सारी बनाई है। एक लघुबीजाणु मात्र कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर क्या करती है, यानी 4 लघुबीजाणुओं का यानी 4 पराग कणों का निर्माण करती है। नाम तो स्पष्ट है, लघुबीजाणु मात्र कोशिका। लघुबीजाणु यानी परागकण, मात्र माने माता और कोशिका माने कोशिका। ऐसी माता कोशिका जो पराग कणों का लघुबीजाणुओं का निर्माण करती है उसे बोलेंगे लघुबीजाणु मात्र कोशिका। लघुबीजाणुओं का निर्माण करने वाली माता कोशिका। तो एक लघुबीजाणु मात्र कोशिका से पराग कणों का निर्माण होता है और इसी पराग कण के अंदर इसी जो क्या लघुबीजाणु धानी होती है इसी के अंदर आप लोग क्या होता है, यानी इसमें विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ पाए जाते हैं जिससे क्या होता है आप लोगों का यानी पराग कणों को पोषण मिलता है। ठीक है, दूसरा आपका पॉइंट लगाया मैंने, पराग कणों की एक्जाइन बाह्यचोल का निर्माण करना। पराग कणों की बाह्यचोल यानी एक्जाइन का निर्माण करना। ठीक है, तो पराग कणों का जो बाह्यचोल होता है, एक्जाइन होती है, तो पराग कणों की एक्जाइन का जो निर्माण होगा वो कैसे होगा देख लीजिए। आप लोगों को मैंने क्या बताया था, पराग कणों की एक्जाइन का निर्माण कैसे होगा, तो ये परत कौन सी आपकी, टेपिटम, ये वाली दोबारा बना देता हूँ, ये कौन सी आपकी टेपिटम परत होती है। जो टेपिटम परत होती है इनमें क्या होती है, यानी प्रत्येक यानी जो चीज़ होती है वो कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। तो इसमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जो एक पदार्थ का क्या करती हैं, स्त्राव। टेपिटम की कोशिकाएं एक पदार्थ का स्त्राव करती हैं और वो पदार्थ आप लोगों को मैंने बताया था कल, उसे क्या बोलेंगे, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन। तो जो आप लोगों का यानी टेपिटम की परत होती है, टेपिटम की जो परत होती है यानी ये क्या करती है, अंदर की तरफ क्या करती है, एक पदार्थ का एक रसायन का स्त्राव करती है। उस रसायन का नाम क्या होता है, यानी स्पोरोपोलिन होता है। और जैसे ही आपका स्पोरोपोलिन यानी टेपिटम से निकलता है तो इसमें जो परागकण होते हैं उन परागकणों के चारों ओर ये क्या होता है, जम जाता है। क्या करेगा,
स्पोर में क्या करेगा, परागकण के चारों ओर क्या होता है, ये जम जाता है, जिससे आप लोगों के यानी कि जो बायचल होता है परागकण का, एक जन होती है, यह एक जन आपकी कठोर हो जाती है। तो यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्पोरोपोलिन का स्त्राव कहाँ से होता है, कौन से स्तर से होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्पोरोपोलिन जो रसायन होता है इसका स्त्राव कहाँ से होता है, आप लोगों का टैपिटम से होता है। जैसे क्या होगा, मैंने आप लोगों को बताया है कि टैपिटम से क्या निकला आपका स्पोरोपोलिन, इसमें क्या भरे हुए हैं परागकण, तो परागकणों के चारों ओर क्या होता है, एक स्त्राव तरल पदार्थ होता है, यह तरल पदार्थ आपका परागकण के चारों ओर जम जाता है, जिससे आपकी जो परागकण की बायचल होती है, यह बायचल आपकी कैसे हो जाती है, कठोर हो जाती है। क्या जाएगी, कैसे हो गई आपकी, कठोर हो जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों के कितने हो गए, 2 कार्य हो गए। तो टैपिटम क्या होता है, टैपिटम के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को मैंने आप लोगों को आज बताया है। तो यानी कि आप लोगों के आज 2-3 क्वेश्चन हो गए हैं, 2-2 नंबर का आपके 4 क्वेश्चन हो गए। टैपिटम अलग से पूछेगा, लघु बीजाणु जनन ऊतक क्या होता है आपसे अलग अलग पूछ सकता है, द्विकोष्ठी परागकण क्या होते हैं, एक कोष्ठी परागकण क्या होते हैं, बंद पुंकेसर क्या होता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों को आज मैंने चर्चा की। परागकोश के अनुपस्थित काट क्या होती है। ठीक है, परागकोश के अनुपस्थित काट के बाद में आपको बताया मैं लघु बीजाणु धानी की संरचना, लघु बीजाणु धानी की संरचना, कि लघु बीजाणु धानी की संरचना आपकी कैसी दिखाई देती है, कैसी दिखाई नहीं देती है। तो ये आप लोगों को मैंने बताया लघु बीजाणु धानी की ये पूरी संरचना है। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोग इतनी रहेगी। ठीक है, तो साथ ही साथ आप लोग याद करते चलें, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।